नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल में। मेरा नाम है पूजा पाठक और आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, जिसका नाम है भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूँगी कि वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल से रिलेटेड और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट मटेरियल है वो आपको अवेलेबल हो जाए और उसकी अपडेट आपको रेगुलर मिल जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जो हमारी इंटेंजिबल जो कल्चरल हमारी हेरिटेज है, यानी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, उसकी प्रतिनिधि सूची में भारत की निम्नलिखित 13 अमूर्त विरासतें हैं। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो सूची है उसमें भारत की कितनी अमूर्त विरासतें हैं, तो उनका जो नंबर है, फिगर है, वो है 13। इनको ईयरली कब-कब जो है वो विरासत सूची में शामिल किया गया था, उसी हिसाब से हम बताएँगे। साथ ही ये भी बताएँगे उसको डिस्क्राइब करके कि उसका मतलब क्या होता है और उसमें क्या चीज़ अवेलेबल है। सबसे पहले कुडियाट्टम। कुडियाट्टम जो है वो एक संस्कृत नाट्यशाला है जो 2008 में जो है सूची में शामिल की गई थी। ये केरल में चकयारों यानी चकयार जो है वो हिंदुओं की एक उपजाति होती है और उनके द्वारा किए जाने वाला यह नृत्य और नाटक का समावेश है, यानी इसमें नाटक भी होता है और डांस भी है। थिएटर और डांस का कॉम्बिनेशन है, जिसमें वे पुरुष की भूमिका निभाते हैं। रामलीला दो अब रामलीला की बात, ये कुडियाट्टम हो गया है पहला नंबर। दूसरा है रामलीला। रामलीला भी 2008 में ही सम्मिलित किया गया था। यह उत्तर प्रदेश क्षेत्र की लोकप्रिय लोक अभिनय कला है। इसमें दशहरे से पहले, ये देखिए, ये यूपी का है लोक अभिनय। आपने देखा होगा आपके घरों के आसपास जब दशहरा आना होता है या जब नवरात्रि चल रही होती है तो रामलीला का मंचन किया जाता है। ये एक तरीके का लोक अभिनय है। इसमें दशहरे से पहले रामायण के गीतों, नृत्यों और संवादों के रूप में अभिनय किया जाता है। तो ये भी 2008 में सम्मिलित किया गया था। अगला है वेद पाठ की परंपरा। इसको भी 2008 में सम्मिलित किया गया था। तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए कि मुडियाट्टम, रामलीला और वेद पाठ की परंपरा, ये तीनों चीजें हैं जो 2008 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में सम्मिलित की गई थी। वेद पाठ की परंपरा में क्या है कि वेदों की वाचिक परंपरा में वेद मंत्रों के पाठ अनेक प्रकार से किए जाते हैं। वेद पाठ की परंपरा जो कि 2008 में सम्मिलित की गई थी। उसके बाद अगला नंबर आया 2009 में रम्मन। रम्मन है, ये देखिए, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं रम्मन। यह एक धार्मिक उत्सव है, एक धार्मिक उत्सव है तथा गढ़वाल क्षेत्र की पारंपरिक रीति नाट्य कला है। ये भी एक तरीके का आर्ट फॉर्म है। इसे उत्तराखंड के चमोली जिले में पैखंडा घाटी के सुलूर डूंगरा गांव में हिंदू समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये रम्मन क्या है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। नेक्स्ट है मुडियट्टू। आपको कंफ्यूज नहीं होना है मुडियट्टम और मुडियट्टू में। मुडियट्टम जो है वो आपका 2008 में सम्मिलित किया गया था। माफ कीजिए, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, वो मुडियट्टम नहीं है, कुडियट्टम है, ठीक है। और ये है मुडियट्टू। ये 2010 में सम्मिलित किया गया था। यह एक पारंपरिक रीतिगत नाट्य कला है जो केरल राज्य में संपन्न किया जाने वाला लोक नृत्य और नाटक है। कुडियाट्टम भी केरल से रिलेट करता है, मुडियट्टू भी केरल राज्य से रिलेट करता है। यह देवी काली और दारिका राक्षस के बीच युद्ध की जो पौराणिक कथा है उसको चित्रित करता है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आया है कि कौन सा जो आर्ट फॉर्म है वो देवी काली और दारिका राक्षस के बीच युद्ध की पौराणिक कथा को चित्रित करता है। अगला है कालबेलिया। कालबेलिया 2010 में सम्मिलित किया गया था, यानी मुडियट्टू और कालबेलिया का जो टाइम पीरियड है या ईयर है वो सेम है। यह राजस्थान राज्य में कालबेलिया नाम की ही जनजाति द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले इस नृत्य का संचालन सर्प से मेल खाता है। देखिए, कालबेलिया जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस डांस फॉर्म को कंडक्ट करने वाले जो भी लोग होते हैं वो राजस्थान की एक ट्राइबल है और उनका नाम कालबेलिया इसलिए पड़ा क्योंकि वो काले रंग के कपड़े पहन के, आमतौर पर आपने देखा होगा राजस्थान में जब काले रंग के कपड़े पहन के वो लोग डांस करते हैं तो वो कालबेलिया जनजाति होती है। इसी पर काले रंग के कपड़े पहनने पर ही उन्होंने अपने इस डांस फॉर्म का नाम कालबेलिया रखा है। और चूंकि वो जब डांस करते हैं तो वो सर्पों से मेल खाता है। छऊ जो है 2010 में छऊ नृत्य भी सम्मिलित किया गया था। यह एक जनजातीय युद्ध कला नृत्य है जिसे प्रमुख रूप से
ओडिशा, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में प्रदर्शित किया जाता है। उत्पत्ति और विकास के स्थान के आधार पर इस नृत्य की 3 उपशैलियाँ हैं। सबसे नंबर 1 है पुरुलिया छऊ, पुरुलिया पश्चिम बंगाल में इसका पाया जाता है। सरायकेला छऊ ये झारखंड से रिलेट करता है। मयूरभंज छऊ जो है वो उड़ीसा से रिलेट करता है। तो पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा इन तीनों राज्यों में छऊ नृत्य जो है वो थोड़ी थोड़ी वैरायटी के साथ फेमस है। आगे बढ़ेंगे। 2010 के बाद 2012 में फिर से एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो है वो सम्मिलित की गई, वो था लद्दाख का बौद्ध पाठ। इसका संदर्भ जो है वो ट्रांस हिमालयी लद्दाख क्षेत्र में पवित्र बौद्ध ग्रंथों के पाठ से है। लद्दाख में बौद्ध धर्म मुख्य रूप से 2 संप्रदायों यानी महायान और वज्रयान से संबंधित है। मंत्रों का जाप नृत्य के साथ घर के भीतर या मठों के पुजारियों के साथ किया जाता है। 2013 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जो शामिल किया गया उसका नाम है संकीर्तन। संकीर्तन जो है वो मणिपुर की रीतिगत गायन, ढोल वादन और नृत्य कला है। यह कला रूप मणिपुरी वैष्णवों के जीवन में धार्मिक अवसरों और विभिन्न अवस्थाओं को चिन्हित करने के लिए प्रदर्शित की जाती है। तो ये हो गया संकीर्तन। अब था एक और 2014 में जो है वो सूची में सम्मिलित किया गया जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मिलित किया जाने वाला एक और चीज़ है, वो है पंजाब में जडियाला गुरु के ठठेरों के द्वारा पारंपरिक पीतल और तांबे के बर्तन को बनाने की जो शिल्प कला थी उसको 2014 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया। यह एक मौखिक परंपरा है जिसे ठठेरा समुदाय पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाता जा रहा है। अब आता है नवरोज। 2016 में इसे शामिल किया गया। यह पारसियों के नववर्ष के आरंभ को इंगित करता है तथा इसे कश्मीरी समुदाय द्वारा वसंत उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। यह पर्यावरण के प्रति पारसी मत के सम्मान को प्रदर्शित करता है। जैसे जो हिंदू धर्म है या जो हमारा संवत्सर स्टार्ट होता है वो चैत्र मास में जो नवरात्रि स्टार्ट होती हैं वहां से माना जाता है, वैसे ही पारसियों के द्वारा नवरोज का जो त्योहार है वो उनके नव वर्ष के आरंभ को इंगित करता है। तो आशा करती हूँ ये सब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला नंबर है योग का। योग को 2016 में सम्मिलित किया गया था। इसमें एक व्यक्ति की आत्म अनुभूति के निर्माण में सहायता के लिए मुद्राओं, ध्यान, नियंत्रित श्वास, शब्द जाप और अन्य तकनीकें सम्मिलित की गई हैं। परंपरागत रूप से इसे गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ाया गया है। अगला नंबर है 2017 में कुंभ मेला। कुंभ मेला जो है वो पवित्र नदी में स्नान करने के लिए एक बड़े पैमाने पर हिंदू जो है वो तीर्थ स्थल है। यह 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में कुंभ जो है वो किन किन स्थानों पर लगता है, तो वो चारों स्थान हैं प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। प्रयागराज में संगम के तट पर, हरिद्वार में गंगा के तट पर, उज्जैन और ये जो नासिक में शिप्रा नदी है और यहाँ पर ये इन नदियों के किनारे पाया जाता है। उपरोक्त किसी भी स्थान पर यह प्रत्येक 12 वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है। नासिक और उज्जैन में इसे सिंहस्थ कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब कुंभ स्टार्ट होता है तो सिंहस्थ महाकुंभ या इस तरह के इसे टर्मिनोलॉजी का यूज करके लिखा जाता है इसे। तो नासिक और उज्जैन में सिंहस्थ कहा जाता है। प्रयागराज और हरिद्वार में कुंभ मेला हर 6 साल बाद भी आयोजित किया जाता है जिसे अर्ध कुंभ कहते हैं। जो पूर्ण कुंभ होता है वो 12 साल के बाद होता है और 6 साल बाद आता है अर्ध कुंभ। प्रयागराज में कुंभ, हरिद्वार में कुंभ के 3 साल बाद और नासिक और उज्जैन में कुंभ 3 साल पहले मनाया जाता है। वहीं नासिक और उज्जैन में कुंभ एक ही वर्ष या 1 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। तो इस तरह से 2017 में सम्मिलित होने वाले कुंभ मेले के बारे में भी आपने तो ये थी पूरी भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची, जिसमें इन 13 स्थलों को सम्मिलित किया गया है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए और अपना जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर लिए। साथ में आपको अगर कोई भी डाउट है या कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं कोशिश करूँगी। और साथ ही आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके देन, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय।